जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, यूएस एम्बेसडर सर्जियो गोर श्रीनगर पहुंचते हैं और जम्मू एंड कश्मीर को इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं और वॉशिंगटन के ट्रैवल एडवाइजरी को रिव्यू करने की भी बात यानी कि सिग्नल वहां से नजर आ रहा है। साथ ही हमने ये देखा है कि अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी वोटर आईडी बेस्ड जो भारत का इलेक्टोरल सिस्टम है उसकी काफी तारीफ की और जो सेव अमेरिका एक्ट है उसके लिए भारत को एक एग्जाम्पल के तौर पर उसने बताया। इनफैक्ट सर्जियो गो ने भी भारत के पूरे इलेक्टोरल सिस्टम और वोटर आईडी कार्ड इस सब की काफी तारीफ की। तो अब सवाल ये कि आखिर जो अमेरिका है वो भारत को लेकर अब क्या उसका स्टैंड सॉफ्ट हो रहा है, इसके पीछे क्या कुछ रीजन है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। और साथ ही भारत और आर्मेनिया ने डिफेंस कॉर्पोरेशन को R&D इनोवेशन और ज्वाइंट जो डिफेंस प्रोडक्शन टैक्स तक एक्सपेंड कर दिया है। जो MOU साइन हुआ है काफी इंपॉर्टेंट है। यूएस इंडिया जो रिलेशन है, क्या अब क्यों टोन बदल रही है अमेरिका की, तो इसको शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल सुधाकर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। या वी गो अहेड प्लीज। सर, सबसे पहले तो ये कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं आजकल उनका जो टोन है अमेरिका की काफी बदली हुई नजर आ रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के इलेक्टोरल सिस्टम की प्रोसेस की तारीफ की, ज्ञानेश कुमार जी की तारीफ की, सर्जियो गोर ने भी तारीफ की। सर्जियो गोर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं भारत के अलग अलग स्टेट्स में, हम उनको काफी एक्टिव देख रहे हैं। और अभी वो जम्मू एंड कश्मीर जाते हैं और जम्मू एंड कश्मीर में वो भारत के कहते हैं कि इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और हम जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही अमेरिका का जम्मू एंड कश्मीर को लेकर क्या स्टांस था। मतलब ये अदला बदली कैसे, इसके पीछे के क्या रीजन है सर, क्या चल रहा है? मैं दोबारा आपको धन्यवाद देता हूँ एम्बर, एंड ऑल्सो बधाई देता हूँ कि आप अच्छे अच्छे मुद्दों को सामने लाते हैं और हमारे दर्शकों तक पहुँचाते हैं। और मैं हाल ही के बाहर गया था, वहाँ पे कोई एक संस्था में जाके मिला, थिंक टैंक में काफ़ी लोग थे जो आपकी तारीफ कर रहे थे, आपके चैनल को। तो मेरे तरफ से बहुत बधाई हो और इसी तरह आप काम करते रहिए और हमारे नौजवान लड़कों को सही चीज़, एक्यूरेट एनालिसिस या प्रॉपर एनालिसिस के साथ जैसे आप खबर पहुंचा रहे हैं पहुंचाइए। हमारा कोशिश यही होगा, जहां तक आपके साथ हम जुड़े हैं, जितना जानकारी है उससे और थोड़ा एक कदम या कोई कदम आगे रख के जो थोड़ा बहुत ज्ञान है उसको और रिफाइन करके आपके दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जहां तक आपने दो सवाल अभी उठाए हैं, एक है अमेरिका का जो एनवॉय है साउथ एशिया और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक का, आप गोर साहब की बात कर रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर में जाके बड़े तारीफ किए हैं। साथ ही आपने ये भी बताया कि डोनाल्ड ट्रंप हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तारीफ किए हैं। और तीसरा पॉइंट आपने आर्मेनिया के बारे में बताया है, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो सर्जियो गोर जो है, जो जम्मू कश्मीर में विजिट के लिए गए हैं, देखिए कोई भी देश का जो फॉरेन पॉलिसी का एक बुनियादी सिखलाई होता है, एक पैराडाइम होता है कि बाकी सब चीज जो है वो अदल बदल रहते हैं, लेकिन उसमें एक चीज जो परमानेंट रहता है वो नेशनल इंटरेस्ट। यही यूएस, यही डोनाल्ड ट्रंप जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो रहा था, तब टाइम टू टाइम, उससे पहले भी, उसके बाद में, उसके दौरान ये तो बोलते रहे हिंदुस्तान पाकिस्तान का लड़ाई उन्होंने बंद कराया है, ठीक है, जो कि गलत था। और साथ ही ये भी कभी कभी वो बयान देते थे कि जो जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम है वो 1500 साल से चलते आ रहा है। बांग्लादेश का भी नाम उस समय लिए थे, बांग्लादेश का 1500 साल से प्रॉब्लम आ रहा है इस तरफ। तो जिस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि जम्मू कश्मीर की जो पैदाश है, अगर देखा जाए ये मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स के पहलू से, तो उसका पैदाश जो है वो उस तारीख को माना जाता है जिस तरीके साइन हुआ ट्रीटी ऑफ एक्सेशन हिंदुस्तान के साथ। और ट्रीटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कब साइन हुआ था? ये 26 अक्टूबर 1947 को साइन हुआ था, ठीक है ना। साइन होने के बाद हिंदुस्तान से फिर ट्रुप्स लिफ्ट हुए थे, नई दिल्ली से गए थे श्रीनगर, तब तक वो तो जिहादी जो अंदर घुस आए थे।
उनको बारामूला के आसपास, श्रीनगर एयरफील्ड के आगे जो है बारामूला के बीच में उनको रोका गया उधर। तो ये जो बात है उस माहौल से लेके आपका ट्रेड डील अभी तक बना ही नहीं, मतलब ट्रेड डील को जो डील कर रहे होंगे उनको मुंह जबानी सब रट्टा मार लिए होंगे, उनको तो एक एक फिगर फुल स्टॉप कमा सब कुछ याद हो गया होगा। इतने बार आगे पीछे बैक फोर्थ कर करके आप टैरिफ काउंटर टैरिफ पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उसको मजाक की तरह लोग ले रहे हैं हर एक चीज का। तो ऐसा हालत में ये कहां से इतना प्यार आ रहा है हिंदुस्तान के लिए? और ऊपर से एक सेक्रेटरी, एक डिप्टी सेक्रेटरी आके रायसीना डायलॉग में ये बोल के जाता है कि हम तो एक बार अपना उंगली जला रखे हैं चाइना के साथ, अभी वो दोबारा हम उंगली नहीं जलाएंगे, हिंदुस्तान को हम चाइना जैसे बनने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और क्या चाहिए? आप देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जी जो 104 और 114 का जो एरोस्पेस इंजन कितना 2 साल डिले, 2-2.5 साल हो गया। हमारा कंप्लीट जो एरियल फ्लीट है एयरफोर्स का कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो बिल्कुल रुका हुआ है, जो तेजस वाला सीरीज है, ठीक है नहीं। सो ये और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अपना देश की इंटरेस्ट के लिए वो सारे ये बयानबाजी करते हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान को लेके गोद में बिठा रखे हैं। कुछ करीब चंद एक महीना 10 या 12 महीने पहले उनका जो उधर एम्बेसडर जो बैठे हैं वहां पे पाकिस्तान में, वो गए थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर। एक बार तो वो गए थे उधर कहां पे, ग्वादर में। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों दिखा रहे हैं? डबल स्टैंडर्ड इसलिए दिखा रहे हैं, मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है, मिड टर्म इलेक्शन के बहुत कम समय रह गया है। और आज के दिन में, आज मैं कह रहा हूं आज की बात है, ये 19 तारीख 19 अगस्त 2026 की बात है। आज के दिन में अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप का रेटिंग पहले जितना था उससे नीचे गिर के 33% आ गया है। 33% माना नहीं जाता है, हकीकत ये कम है। इससे भी कोई मेरे दोस्त कह रहे हैं इससे भी कम हो, 27%, 27 थोड़ा सा ज्यादा एग्जैजरेटेड लग रहा है, लेकिन 33% उन्हीं का ही सर्वे एजेंसी है, उन्होंने कहा है कि 33% डाउन हो गया है। तो 33% से चढ़ के मिड टर्म इलेक्शन में 50% से ऊपर थे, वहां तक पहुंच पाए कि क्या रास्ता है? फिर ये एक रास्ता है। तो हिंदुस्तान को क्यों तारीफ कर रहे हैं? क्योंकि उधर देखेंगे हिंदुस्तान का ज्यादातर रिपब्लिकन का जो एक्सपैट्स है ये ज्यादातर हिंदुस्तान ही मिलते हैं। आप डालस जैसे जगह है, ये हब है रिपब्लिकन्स का। डालस में इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट भरे हुए हैं, 330,000, लोग कहते हैं 300,000 में, 330,000 इंडियंस आते हैं। इसी तरह जगह जगह जो वोटिंग जो मेजॉरिटी है, ज्यादातर इंडियंस उनको फेवर किए थे उनकी इलेक्शन के टाइम में। अभी टीवी में जो पैनल डिस्कशन में आते रहते हैं बहुत सारे, एक पूर्णिमा मैडम आते हैं रिपब्लिकन, वो कहते नहीं है लेकिन उनको बातों सुन के हमें रोना आता है। वो भी एक रिपब्लिकन है, वो कह नहीं पा रहे हैं अपने पार्टी के खिलाफ, लेकिन बातों से ही अंदाज लगा पाएंगे। सो इसीलिए मैं तो ये कहूंगा ये जो भी कुछ चाल चला रहे हैं ये कुछ ना कुछ, एक तो है मिड टर्म इलेक्शन का ध्यान आ रहा है, दूसरा है ये देश को कभी आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये जहां पे भी इनके जाते हैं, जैसे मान लो आप मार्को रूबियो 2-3 महीने पहले आए थे ना, वो ब्रिक्स का फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग हो रहा था, अचानक कोलकाता से जाके आप क्रिश्चियन मिशनरी से मिलने क्यों जा रहे हो? अरे आप देश के साथ आए हो, एट अ पब्लिक लेवल, एट अ एडमिनिस्ट्रेशन या कंट्री टू कंट्री लेवल पे आके मुलाकात करिए। वहां पे क्रिश्चियन मिशनरी के पास जाने की क्या जरूरत है? तो उससे पहले आपको पता होगा नाम क्या है कि मैथ्यू का नाम घूम रहा था, कभी कोलकाता में पकड़ा जा रहा है, कभी जम्मू कश्मीर में यूक्रेनियंस पकड़े जा रहे हैं, मणिपुर में एक, उसके बाद एक और नेपाल के बॉर्डर में पकड़ा गया। ये सब क्या है? चाल है। जॉर्डन ब्राउन, बाद में जॉर्डन ब्राउन पकड़े। तो ये जो पकड़े जा रहे हैं, ये जो सब ड्रामा चल रहा है, इसका मीनिंग क्या है? कल की बात बता रहा हूँ, भट्टी नाम कोई है जो यूएई से कंट्रोल कर रहा है, 200 पकड़ा गया है इंडिपेंडेंस डे के पहले। 263 लोग सर भारत हमारी ऑर्गेनाइज क्राइम से लेके टेररिस्ट एक्टिविटीज, जिसमें सर्विलेंस है, उसमें आपका इंटेलिजेंस गैदरिंग, आपका कैमरा लगाना, आईडी बनाना, पेट्रोल बम भी बना रहे हैं, लोगों को ट्रैक कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, बम ब्लास्ट कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये वही है
जो अमेरिका चाल कर रहा है, ये गेम खेल रहा है ये। तो इसमें ज्यादा मैं तो कहूंगा ज्यादा बहके और कोई स्तर पे अमेरिका को अपने माथे के ऊपर उठाइए What मत। is the game, sir? What is the objective that ऑब्जेक्टिव यही है कि मेरे विचार के मुताबिक तीन चीजें आ रहे हैं दिमाग में। नंबर एक है कि अमेरिका वो नहीं है जो पहले था। इकोनॉमिक सबसे पहला चीज जब बोलते हैं, क्योंकि हर एक इंसान के दिमाग के अंदर का मिलिट्री माइट के बारे में आता है। अरे मिलिट्री माइट तब होगा जब आपके पास पैसा होगा। पैसा नहीं है। अमेरिका का सबसे अहम जो कारण है वो है कि आज के दिन में, वही आपके चैनल के जरिए से मैं कोई बार बोल चुका हूं, उनका जो डेट है $39 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया है और हर साल जो है 2 ट्रिलियन जोड़ते जा रहा है। ठीक है ना। इसी को आप कंपेयर करिए ना, 2005 में 5 ट्रिलियन था और 2005 के अभी 2021 साल में इतना बढ़ गया 34 ट्रिलियन कैसे बढ़ा? या आलतू फालतू खर्चा कर रहे हैं। मिलिट्री बजट तो $960 बिलियन था पिछले साल का। इस साल का उन्होंने सैंक्शन अप्रूवल हो गया शायद। $1.5 ट्रिलियन खर्चा करने जा रहे हैं। क्यों? yes, sir. इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि अमेरिका का जो स्थिति है, जियोपॉलिटिकल स्टेटस, मिलिट्री स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, ये सारे चीजों को जब आप जोड़ते हैं, डिप्लोमेटिक स्टेटस, कोई उनकी बात ही नहीं सुनते। सुपर पावर तो कह रहे हैं, डिक्लाइनिंग सुपर पावर हो या सुपर पावर हो, क्यों? सबसे बड़ी चीज है, एक सुपर पावर का जो करेंसी होता है वो डॉलर, और डॉलर का उसको कहते हैं इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी। इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी का जो स्टेटस एक समय में था, 86% के बराबर डोमिनेंस हुआ करता था। और 91-92 का किसी ने कोई, मैं देख रहा था इकोनॉमिक टाइम्स या किसी में पढ़ रहा था मैं, उस समय ये कम होकर 76% हो गया था। तब से उसका डाउनफॉल हो के पेंडेमिक के टाइम में 54% आ गया था। अभी बड़े मुश्किल से 56 to 58 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है। और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जिस दिन ये 50% से नीचे जाएगा, उस दिन मान के चलिए कि ये डामाडोल परिस्थिति में हो जाएंगे। ये डोमिनेट नहीं कर, अगर करेंसी डोमिनेट नहीं कर रहा है तो आप मान के चलिए जो डिक्लाइनिंग की जगह वो डिक्लाइन हो जाएगा सुपर पावर। इसलिए पेट्रो डॉलर का जो डोमिनेंस है इतना कम हो चुका है। वेनेजुएला का जोर जबरदस्ती उन्होंने ड्रामा किया उधर, वही ड्रामा वो ईरान में सक्सेसफुल होने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पाया। अभी भी ड्रामा कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कि अमेरिका का है, मैप बना दिया पूरा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोल रहा कि स्ट्रेट ऑफ अमेरिका, या ऐसा कुछ नाम रख रहे हैं। जैसे वो गल्फ ऑफ मेक्सिको एक जगह बना रखा है ना, अलग अलग जगह चेंज करने की कोशिश करे, नहीं हो पा रहा है। ग्रीनलैंड में लेना चाह रहे थे, कनाडा में लेना चाह रहे थे एक समय में। तो ये सारी चीजों को जब देखते हैं, ये सब ड्रामा चल रहा है अमेरिका को। इसलिए उनका जो मोटो है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसका मतलब यह है कि कुछ पीरियड है या था जिसमें वो ग्रेटनेस उनका हरा के बैठे थे, अभी उसको रिवाइव करके ग्रेट बनना चाहते हैं। ग्रेट बनने के लिए उनको पैसा की जरूरत है, तो पैसा की जरूरत के लिए वोट पे पावर, पॉलिटिकल पावर रहना निहायत ही आवश्यक है। पॉलिटिकल पावर में आने के लिए वो उनको डोनेशन किससे लेना पड़ता है? यही ज्यूइश लॉबी, जो वेस्ट एशिया का जो लड़ाई हो रहा है, नेतानियाहू का लड़ाई जो लड़ रहे हैं बिना मतलब, जबकि उन्होंने कहा था कि नई लड़ाई वो शुरू नहीं करेंगे, जो चलती लड़ाई है उसको बंद करेंगे। यूक्रेन वाला लड़ाई को बंद करेंगे, हमास इजराइल को बंद करेंगे। ये तो ईरान का लड़ाई शुरू करके लेबनान और खींचते गया। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला था, वो भी बेचारा बंद हो गया। वो भी रोने लगा है कि किस किस्म के इंसान है ये। तो इसलिए मिला जुला के निचोड़ में ये कहूंगा कि ये अपना सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं। एज रिगार्ड्स जम्मू कश्मीर का जो तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है, यस, जहां जहां पे फायदा उठा सकता है हिंदुस्तान, उसको बिल्कुल उसको लेवरेज करना चाहिए, कैपिटलाइज करना चाहिए। शायद पहली बार बड़े समय के बाद एक अमेरिकन सीनियर ऑफिशियल ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और दूसरी बात उन्होंने कबूल किया है, ये बहुत बेहतरीन डेवलप हुआ है, इतना कभी वो उम्मीद नहीं करते थे। और तीसरा उन्होंने कहा है कि उनका जो क्या विजिटर्स, टूरिस्ट वीजा का जो स्टेटस है, पहले रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया था, वो रिस्ट्रिक्शन को हटाने के लिए वो प्रपोजल देंगे। और यही पे मैं कह देना चाहता हूं कि 2021 से लेके अभी तक अगर स्टैटिस्टिक देखते हैं तो 2022 में करीब 2.1 करोड़ कंप्लीट जम्मू कश्मीर स्टेट में। 2024 में आपको 23-24 का तो था 2.36 करोड़ टूरिस्ट आए थे जम्मू कश्मीर।
उसके बाद 2025 को थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि उस समय कुछ प्रॉब्लम हुए थे, उस समय वो अपना पहलगाम कार्नेज वगैरह हो गया, इसलिए टूरिस्ट आ नहीं पाए, लेकिन ज्यादा कम नहीं हुआ है, 1.76 करोड़ आए थे। उसके बाद फिर पिकअप करने लगा है। और यहीं पे भी कह देना चाहता हूं, यही पाकिस्तान 11 मार्च 2025 को जो जाफर एक्सप्रेस हुआ था, उसके तुरंत बाद उन्होंने यही जैश मोहम्मद, लश्कर तोयबा और भी 2-4 है उनको लेके, ये जो हमारा चेनाब ब्रिज जो इनागुरेट हुआ था, वो किसी भी तरह साम दाम दंड भेद करके वो चेनाब ब्रिज को ब्लास्ट करना चाह रहे थे, या जो ट्रेन का जो ट्रायल रन होने के बाद जो सक्सेसफुली लॉन्च होना था उसको रोकना चाह रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि हिंदुस्तान का कोई ट्रेन श्रीनगर के अंदर आए। आज के दिन में लोग श्रीनगर में ट्रेन पकड़ रहे हैं, ठीक है ना, बीच वाले स्टेशन में सीधा जा रहे हैं अपना जगह, जम्मू में कोई जा रहा है 3 घंटे में, कोई दिल्ली आ रहा है, दिल्ली तक कनेक्टेड है। उसके बाद तक सारा कुछ कनेक्टेड है, वो लद्दाख तक तो टनल बन रहा है जोजिला में, उधर से भी रोहतांग से भी बन गया वो टनल, जो अटल टनल बोलते हैं। मैं खुद ही नौकरी किया हूं वहां पे। जो पहले 7 से 12 दिन लगते थे, वो आप अगर सुबह 6 बजे बैठोगे उधमपुर से लाइट व्हीकल में, आप सीधा जाके वहां पहुंच सकते हो। श्रीनगर में एक दिन में आप पहुंच जाओगे, श्रीनगर से एक दिन में जाके लद्दाख में। पहले आपको 12 से 21 दिन टाइम लगते थे। और यहां तक समझो कि द्रास वाला जो जगह है पास है, ठीक है नहीं, द्रास वाला पास, ये तो लोग कहते हैं, मैं रहा हूं उधर काफी, सियाचिन में नौकरी किया हूं, ईस्टर्न लद्दाख में रहा हूं, 12 में से 9 महीना ये क्लोज रहा करता था। उसके बाद धीरे 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 हमारा जो बीआरओ ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रेफ है, उसको मिनिमाइज करते 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 उसको 3 महीना ब्लॉक, मतलब वहां तक इम्प्रूव, 9 महीने तक खुला रखने शुरू कर दिए। और आज के दिन में टनल बन रहा है, 1-2 साल में टनल भी आपका हो जाएगा, और टनल जो है वो खुल जाएगा। और टनल खुलने के बाद आप सीधा ट्रेन लाइन भी आगे की तरफ खींच के ला रहे हैं लद्दाख तक, उसके आगे भी टनल बनने जा रहे हैं। जैसे खारदुंगला वाला हाइट है, वो सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचेगा, और उसके बाद आपका चांगला वाला पास है, उसके नीचे से टनल बना के आगे तक ले जा रहे हैं। तो ये एक लगातार, सिर्फ यहाँ नहीं, आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए असम की तरह, ये लगातार एक प्रोग्रेस होते जा रहा है। और आप देखिए IIM, एम्स 2 एम्स है, एक श्रीनगर में एम्स है, एक आपका जम्मू में है, एक IIT जम्मू में है। इसी तरह आपका मैनेजमेंट ये वाला देखेंगे तो IIM जो है वो भी जम्मू में हो रखा है। अभी शायद बातचीत चल रही है, मेडिकल कॉलेजेस इतने खुल गए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं था। अभी मैं देख रहा था ओपन सोर्स में कि 10.34 करोड़ ये इसका FDA आ गया है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ रहे हैं, लोग बाहर आके नौकरी करने की नौकरी ढूंढ रहे हैं। अभी आर्टिकल 370 जब से वो ये हो गया है, कट गया है, तब से जो इन्वेस्टर्स है वो पैसा वहां पे लगा सकते हैं। मैं वहां नौकरी किया हूँ 7 साल से ज्यादा, वहां पे पहले कभी जमीन नहीं ले सकते, अगर इंडस्ट्री खोलना है जमीन तो लेना पड़ेगा। जमीन हम कश्मीरी औरतों के नाम पर लिया जाता था, तो वो तो कामयाबी नहीं हो पाएगा ना। अभी जो पैसा लगा रहा है वो जमीन लेके इंडस्ट्री बना के उसको आगे बढ़ा रहा है, ठीक है ना। सो ये बहुत सारे परिवर्तन हुआ है, इतना हुआ है। बच्चों की पढ़ाई की बात करिए, रोटी कपड़ा मकान, पानी बिजली सड़क, कोई भी चीज आप लेते हैं, डिजिटल फॉर्मेशन जो हुआ है, प्लेटफॉर्म हुआ है, उससे बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। इंडिया आर्मेनिया जो है, इंडिया आर्मेनिया का जो केस आप देखिए, आर्मेनिया का क्या है लड़ाई, अजरबैजान और आर्मेनिया का लड़ाई ये कोई कल परसों वाला नहीं है, ये काफी लंबी लड़ाई है। 1988 से नगोर्नो कराबाख ये लड़ाई शुरू हुआ था। आर्मेनिया को सपोर्ट करता है रशिया, और आर्मेनिया को ये भी सपोर्ट करता है ईरान, लेकिन अजरबैजान की तरफ सपोर्ट करने वाले आपके इजराइल है। इजराइल क्योंकि बाकू से तेल खरीदता है, पाकिस्तान भी है, ठीक है ना, ये लोग सब, टर्की है, टर्की का ड्रोन्स वगैरह आता है। ये जो लड़ाई है ये नहीं कि एक ही झटके में स्टार्ट हुआ और खत्म हो गया, नहीं। आर्मेनिया के पास बड़े सारे टैंक हुआ करते थे एक समय में, तो टैंक की लड़ाई वो 88 को हुआ, फिर 1900 कुछ 98 या 99 को हुआ, फिर 2010 को हुआ, फिर 2016, इस तरह अलग अलग डेट के सब लड़ाई, कभी 4 दिन का लड़ाई, कभी 22 दिन का, कभी लगातार लड़ाई। तो उसमें अजरबैजान एक स्टेज आया जो कि टर्की का जो ड्रोन्स थे
ये ड्रोन्स को इस्तेमाल, ये जो ड्रोन वॉरफेयर है ना, इसका जो स्टार्ट पॉइंट है यही है। नगर्नो कोराबाख की लड़ाई में आर्मेनिया के पास टैंक होता था। लड़ाई का कारण क्या है वो अलग सब्जेक्ट है, अगर आप चाहेंगे कवर करना उसको सेपरेटली कर सकते हैं। वो क्रिश्चियन और मुस्लिम्स उसका अलग अलग कहानी जी है। जी। तो दूसरा सर एक मैं आपसे एक सवाल, जो दर्शक है उनके हिसाब से और जो क्वेरीज भारत के जो लोग हैं उनको होती है इंडिया आर्मीनिया की जो डिफेंस कॉर्पोरेशन उसको लेकर, मैं आपसे सर एक सवाल कर देती हूँ, फिर उसके बाद आप इस पूरे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे तरीके से। सर इंडिया और आर्मीनिया की जो डिफेंस पार्टनरशिप है, क्या जो टर्की और ये पाकिस्तान अजरबैजान एक्सिस है उसको डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक उसका काउंटर है, साथ ही जो आर्मेनिया है उसके साथ इंडिया अब जो है वो सिर्फ वेपन सप्लाई नहीं बल्कि सिर्फ जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिफेंस प्रोडक्शन, इस सब की तरफ भी बढ़ रहा है? क्यों, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। क्या साउथ क्यूकेशियस में भारत जो है आर्मेनिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना रहा है? कैसे आप इन सारे सवालों को दर्शकों के लिए मैं जानना चाहती हूँ कि आप एक्सप्लेन करें। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई आजकल का नहीं है, बड़े दिनों से सालों से चलती आ रही है। और उस लड़ाई में एक स्टेज था, आर्मेनिया वाले काफी डट के पूरा जवाब दिया करते थे, लेकिन समय आ गया, इतने सारे टैंक हाथ हथियार होने के बावजूद भी ये जब से टर्की का ड्रोन्स आने लगे, ये ड्रोन्स टैंक, एक एक टैंक का मतलब $50 मिलियन या कोई $60 मिलियन का होता था। एक ड्रोन का मुश्किल से आपको $500 या $2000 या मान लो 20,000 भी हो, $20,000 वर्सेस $50 मिलियन का एक टैंक, ठीक है ना। सो उससे जब बर्बाद होने लगे तब ये आर्मेनिया वालों को कोई रास्ता नहीं दिखा। जब रास्ता नहीं दिखा वो ढूंढने लगे कौन है डिफेंस पार्टनर, कहाँ से ये करेगा, क्योंकि रशिया, ईरान ये सब सपोर्ट करते थे उस समय। तो एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातचीत चली है, जबकि उनका प्रपोजल आया है। और हिंदुस्तान का जो ये जो डिफेंस वाला है ना, मेक इन इंडिया कब से स्टार्ट हुआ? 2014 को, ठीक है नहीं। और उसके बाद आत्मनिर्भर भारत कब हुआ? आत्मनिर्भर भारत हुआ ये पैंडेमिक के टाइम में, जब वो वैक्सीन देना बंद कर दिए, वो जो मास्क पहनते थे और आईपी इक्विपमेंट होता ना, इंडिविजुअल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, हिंदुस्तान में कुछ था ही नहीं, सारी चीजें हम बनाने लगे, बाकी जगह से आ नहीं रहे थे। तो आत्मनिर्भर, तब हमारा जो सरकार है नरेंद्र मोदी सरकार, उन्होंने एक स्लोगन तो दिया, लेकिन साथ ही काम करके उसी समय में, चुनौती के समय में वैक्सीन डेवलप करना, रिसर्च करके डेवलप करके फिर फाइनल प्रोडक्ट बना के अपने लोगों की सेवा करना, प्लस 111 देशों में फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा गया, जबकि वेस्टर्न नेशंस को वैक्सीन देने के लिए मना कर दे। तो ये जो समय था, इसी समय में ये जो आत्मनिर्भर भारत के साथ ये था, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, ये कॉन्सेप्ट जोड़ते गया धीरे धीरे। और उसमें देखा गया कि 2014 को जो मैन्युफैक्चरिंग था, उस समय था, इकोनॉमिक पाई डायग्राम में 3 हिस्से होते हैं, एक होता है सर्विसेज सेक्टर, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री, और तीसरा होता है एग्रीकल्चर। अगर चाइना के साथ आप तुलना करते हैं, 1991 में चाइना के जो लोग हैं एग्रीकल्चर के ऊपर करीब करीब 60% डिपेंडेंट होते थे, 60% लोग, और हिंदुस्तान का उस समय 63% डिपेंडेंट होते थे। अभी अगर देखते हैं 2025 दिसंबर का अगर फिगर लेते हैं, तो चाइना का ड्रॉप होके आ गया 22%, यानी कि 22% ऑफ टोटल पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया का 63% नीचे आके कहाँ पे 42% था, कहाँ तक 2022-23 तक। लेकिन ये 2-3 साल में वो मैन्युफैक्चरिंग पिकअप नहीं कर रहा है, इसलिए लोग शिफ्ट हो रहे हैं एग्रीकल्चर में, वो बढ़ गया अभी 46-48%। इसलिए आपको ओपन सोर्स में मिलेगा 45 to 50%। ये एक हाई परसेंटेज माना जाता है। अमेरिका के साथ तुलना करते हैं 1% या उनका 2%, जापान का 3%, इसी तरह। तो मैं ये किस लिए हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो हम इरादा था 2014 को 25% तक पहुंचेंगे 2020 तक, आज हम 2026 में है, 25% तो दूर की बात है, ये धीरे धीरे पीछे जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली हकीकत जो है, हम मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं बल्कि इंपोर्ट कर रहे हैं, ये है हकीकत। तो इसके ऊपर हमें गौर करना निहायत आवश्यक है। ये 14.9% चला गया है, जो 16.9% था वो नीचे जाके 14.9, अभी अलग अलग जगह में आपको 17%, कोई कोई जगह में 20% मिलेगा, वो गलत है। इसके साथ मैन्युफैक्चरिंग के साथ आपका क्वेरिंग होता है, पानी होता है, पावर प्रोडक्शन, ये सब जोड़े जाते हैं, स्टोन कटिंग वगैरह सब कुछ जोड़े जाते हैं। ये तो जोड़ने के बाद ये थोड़ा सा आपको बढ़ावा लगेगा 37-38,
एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग जो है ये जुड़ा हुआ है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जो आप सवाल जो कर रहे थे, ये सवाल का उत्तर में मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान देखा कि ये एक डिफेंस प्रोडक्शन है, इसको हम जोर दे सकते हैं और इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा 86% के करीब करीब इंपोर्ट हुआ करता था विदेश से, जिससे हमारा डॉलर इसी में ही खत्म हो जाता था। तो स्टार्ट हुआ एक एक 2014 के आसपास 686 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते थे। आज के दिन में 32,414 करोड़, यानी कि आप मान लीजिए कहते हैं स्टैटिस्टिशियन कहते हैं 5,500%, यानी कि 56 टाइम्स इतना बढ़ गया है 12 साल के अंदर। और ये टारगेट है कि 50,000 करोड़ तक पहुंचेंगे 2029 तक। मुझे उम्मीद है उससे ज्यादा जाएगा। तो ये जो एक ड्राइव हुआ है, और 80 देशों से ज्यादा देशों को हम दे रहे हैं। यूएसए भी खरीद रहा है। यूएसए का जो उसका क्या 130 जो एयरक्राफ्ट है, लॉजिस्टिक एयरक्राफ्ट, उसका जो फ्यूसलाज है, हैदराबाद में एक फैक्ट्री है वो बना रहे हैं, रिलायंस फैक्ट्री, वहां से जाता है 80 कंट्रीज को जा रहा है। तो इसी में ही ये आर्मेनिया का नाम आया था। आर्मेनिया ढूंढ रहा था कि ऐसा कोई हथियार हो जिससे वो अजरबैजान को अच्छी तरह जवाब दे सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि सबसे पहला चीज उन्होंने पिनाका, हमारा एक लॉन्ग डिस्टेंस करीब 70 किलोमीटर गाइडेड रॉकेट्स आप फायर कर सकते हैं, ये एक हथियार सिस्टम हिंदुस्तान में प्रोड्यूस हुआ है। इसी तरह एक रडार होता है, उसको बोलते हैं स्वाति रडार, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार। ये पहले हुआ नहीं करता था हमारे पास। जब मैं सियाचिन ग्लेशियर में था, पाकिस्तान की तरफ से पूरा एक्यूरेट शेलिंग आता था हमारे बंकर्स के ऊपर। हमारे पास वो रडार था नहीं, सब यूएसए ने मना कर दिया नहीं, तो हिंदुस्तान ने बना के अभी उसको एक्सपोर्ट करने लगे। उसको बोलते हैं स्वाति रडार, वेपन लोकेटिंग रडार। ये रडार लेके जो उन्होंने डिप्लॉय किए हैं, उससे उनको इतना प्रिसिशन गाइडेड, उनका गाइडेंस पूरा एक्यूरेट, पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ वो अजरबैजान के जो हथियार, एमुनिशन या कोई लॉजिस्टिक बेसेस या ट्रूप कंसंट्रेशन या बंकर्स को बर्बाद कर रहे हैं। साथ ही और भी बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे उनका लिस्ट, जैसे ब्रह्मोस की बात चली है। आपका बड़ी क्वेश्चन है, एक जियो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, क्या ये एक कंटेनमेंट एक्सरसाइज है या क्या हो रहा है? तो आप देखे होंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन स्ट्रेटेजी कुछ बदल गया है। इंडियन स्ट्रेटेजी क्या है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान? और एक्ट ऑफ टेरर इज टू बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर, ये एक वन लाइनर हो गया। इसका मतलब एक टेररिस्ट होगा, सबके मन में प्रश्न आ रहा होगा, दिल्ली वाला जो ब्लास्ट हुआ था क्यों नहीं अटैक किया? दिल्ली वाला ब्लास्ट जो है पाकिस्तान का हाथ था नहीं। अभी खुलासा आया है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अल कायदा को पॉइंट आउट किया है कि उसमें अल कायदा का हाथ था, पाकिस्तानी हैंडलर का हाथ नहीं था। तो ये इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें हमारा ब्रह्मोस मिसाइल, एयरक्राफ्ट का काबिलियत, हमारा जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, इसमें काफी पूरा विश्व में, तब मैं घूम रहा था, मैं था कोई काम के लिए बाहर था, लोगों के मन में हिंदुस्तान का जो उसका जो इज्जत मैं देखा, खुद ही देख के आया हूं, बहुत बढ़ गया, सब तारीफ कर रहे थे। तो आर्मेनिया को इस किस्म की एक आर्किटेक्चर चाहिए था। आर्मेनिया तो ले लिया, लेकिन देखा गया कि पाकिस्तान सिर्फ केवल पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान के साथ चाइना भी था, पाकिस्तान के साथ तुर्की भी था, पाकिस्तान के साथ अजरबैजान भी था, जुड़ा हुआ था, जो ऑपरेशन सिंदूर में मदद कर रहे थे। और साथ ही ये जो यूनुस वाला कहानी हुआ ना बांग्लादेश में 2004 अगस्त से लेके वो ड्रामा चलते रहा जब तक इनका इलेक्शन नहीं हुआ, उसमें देखा गया कि टर्की जो है कतार का मदद लेते हुए बांग्लादेश में एक डिफेंस इंडस्ट्री बना रहा है, जहां पे चित्तगोंग ट्रैक में वो लैंड शेख हसीना के टाइम में हिंदुस्तान के लिए कमिटमेंट किया गया था, और वो ड्रोन फैक्ट्री बना रहे हैं, वो कतार का पैसा लेके, ठीक है नहीं, यहाँ पे घुस रहे हैं, उधर पाकिस्तान के अंदर घुसे हुए हैं, ठीक। सो ये सारी चीजें तब देखा गया कि, और टर्की का टाइम टू टाइम बयान आ रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ, जम्मू कश्मीर के खिलाफ आ रहा है, और प्लस ये भी बड़ा प्लान कर रहे हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड एक खतरनाक चीज है। ये मुस्लिम ब्रदरहुड को कहाँ, इजिप्ट में जन्म लिया था ये 1928 को, उसके बाद पैलेस्टाइन की तरफ प्रभाव बढ़ा उनका, उसके बाद जीसीसी कंट्रीज में, जीसीसी कंट्री उसको बैन कर रखे, यूरोप में अभी बैन नहीं हुआ है। धीरे धीरे ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये पूरा साउथ एशिया की तरह ये घुसना चाह रहा है। टर्की का जो प्लान है, जैसे चाइना प्लान बना रखा है, हिंदुस्तान को पूरा घेर डाल रहा है रिंग ऑफ फायर के जरिए से, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट। तो स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट के जैसे चाइना कर रहा है, इसी तरह टर्की भी करना चाह रहा है, क्योंकि
वो जो उम्मा इस्लामिक डोमिनेंस जो है, इस्लामिक डोमिनेंस में 3 देश हैं जो एक दूसरे के साथ टक्कर कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया, ईरान और ये है हमारा टर्की। टर्की क्योंकि ओटोमन एम्पायर का है, वो चाहते हैं कि ओटोमन एम्पायर के टाइम में जैसे डोमिनेंस था वैसे ही उसको बढ़ाए। तो ये अपना प्रभाव और आगे की तरह डोमिनेंस को बढ़ाने चाह रहे हैं, हिंदुस्तान को घेर डालने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान एक वन ऑफ दी फर्स्ट रिस्पॉन्डर, जब अर्थक्वेक हुआ था टर्की में, हिंदुस्तान सबसे पहले, अगर सबसे पहले नहीं है फर्स्ट रिस्पॉन्डर के बीच में एक देश था जो मदद के लिए भी गया था। किसको? टर्की को। यही टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करके हमारे खिलाफ हमला किया, कब? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो देखा गया ये तो बहुत बड़ा गेम चल रहा है। ये गेम के दौरान आप अगर मैप के ऊपर देखेंगे टर्की जहां पे है, तो एक ये स्ट्रेटेजी, ये कहीं लिखा हुआ शायद बहुत कम मिलेगा, लेकिन मेरा जो जियोपॉलिटिकल एनालिसिस है उसको एक स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट की तरीके से उसको घेर डालने का प्रयास चल रहा है। आप अगर पश्चिम की तरह या दक्षिण पश्चिम की तरफ देखेंगे तो टर्की के खिलाफ कौन है? इजराइल। इजराइल आज के दिन में हिंदुस्तान का दोस्त है। उसके बाद आता है साइप्रस, उसके बाद आता है आपका ग्रीस। ये साइप्रस और ग्रीस के साथ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट होने जा रहे हैं। उसके बाद टर्की को ऊपर अगर घूम जाओगे आपका आएगा रोमानिया। रोमानिया के बाद आएगा आपका मोल्डोवा, जहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट मैडम मुर्मू मैडम अभी थोड़े दिन पहले मोल्डोवा में होके आए हैं। और वहां से जब आप थोड़ा मोड़ जाते हैं देखेंगे अजरबैजान इस तरफ है और आर्मेनिया जो कॉकस बोलते हैं ना, तो वहां पे उस तरफ है। तो ये एक तरीका है उसको घेर डालने की, चारों तरफ से हमारा लाइक माइंडेड देशों को साथ में लेके अगर आप नक्शा बनाएंगे आप देखोगे एक रिंग बनता है टर्की के चारों तरफ। और ये जो एक जो आईमेक के बरखिलाफ टर्की और इराक ये एक दूसरा एक बना रहे हैं, एक कुछ पाइपलाइन या कुछ बना रहे हैं, उनका अलग सिस्टम है। जो आईमेक है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को कनेक्ट करने वाला जो कॉरिडोर है, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर होगा कि नहीं मैं कह नहीं सकता हूं। इसी के बरखिलाफ कदम उठा रहा है टर्की। टर्की हाइपर एक्टिव होते जा रहा है, उसका खुद का इकोनॉमी डॉलड्रम्स में है। एक समय था उसका रेट ऑफ इन्फ्लेशन 63%, उससे ज्यादा था। आजकल थोड़ा स्टेबलाइज हुआ है 32 या 37% तक। उनका डिफेंस इंडस्ट्री काफी तगड़ा है। वो भी चाह रहे हैं कि उनका डिफेंस इंडस्ट्री, ड्रोन्स हो, उनके जो कान अभी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, ये भी अलग अलग देश में ये वो दे ताकि उनका अर्निंग्स बढ़े। और वो चाह रहे हैं, ये एक नाटो मेंबर है, इसको कीप इट इन माइंड, क्योंकि नाटो मेंबर इधर उधर, अभी सऊदी अरेबिया के साथ एक ट्राइलेटरल साइन किए हैं, तो उसका इम्प्लीकेशन काफी सीरियस मामला है। ग्राउंड में कुछ हो पाएगा कि नहीं कह नहीं सकते हैं, वो मसला अलग है, अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन ये टर्की को घेर डालने का ये एक स्ट्रेटेजी चल रहा है अभी चारों तरफ से। लाइक माइंडेड देशों के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक, ये ट्रेड के दिखावा और ट्रेड के बहाना से ये चीजें आगे हम बढ़ा रहे हैं। डिफेंस कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन हो रहा है, आर्मेनिया भी उसी का एक हिस्सा है। आज के दिन में जो आपके क्वेश्चन में आपने कहा था कि उसमें जॉइंट को डेवलपमेंट, को डिजाइनिंग, को प्रोडक्शन उस स्टेज पे आ गया है धीरे धीरे। ये बहुत जल्दी हुआ है। 2024 से फॉर्मल उनके साथ जब अलायंस नहीं, जब एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू हुआ, धीरे धीरे क्योंकि उनका सर्वाइवल के लिए ये सारे चीज़ों की जरूरत है। और उनका जॉइंट ट्रेनिंग, जॉइंट हमारा जो एकेडमिया है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ दिनों के अंदर स्कॉलरशिप भी उनको मिलेगा। तो उनका ये हमारा इनके साथ रिश्ता बढ़ती जा रही है। और आने वाले समय में मैं तो यही उम्मीद करूंगा, क्योंकि रशिया जब वो यूक्रेन में लड़ाई शुरू कर दिया, वहां से वो बैकआउट हो गया था। ईरान था कुछ दिन के लिए, बट ईरान में जब लड़ाई शुरू हो गया ईरान के खिलाफ, तो वो भी थोड़ा बैकआउट हो गया। अभी हिंदुस्तान के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है आर्मेनिया, और आने वाले समय में बड़े बड़े हथियारों की एक्सपोर्ट इसी देश में होने जा रहा है। अभी है आपके पास टाइम, मैं थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बता देता हूँ। ये जो इलेक्शन कमीशन के बारे में ये वही चाल है। अभी ये मस्केबाजी जो है ना, टाइम टू टाइम बयान अलग अलग देते रहते हैं। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इसमें कोई डाउट नहीं है, उन्होंने 660 मिलियन वोटर्स के बारे में कॉम्प्लीमेंट किया है कि हिंदुस्तान में एक वोटर आईडी कार्ड बन सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, स्मूथली। ईवीएम जो है ना, इलेक्ट्रिक वोटर मशीन होता है,
इसके जरिए से जो वोटिंग होता है पूरा इतना बड़ा एक्सरसाइज विश्व में कोई भी देश में नहीं होता है। और लेस देन 1% लोग जो है वो मेल से वोटिंग करते हैं। ये 646 हाँ 646 मिलियन पीपल आर वोटिंग। तो अगर ये हिंदुस्तान में हो सकता है तो अमेरिका में क्यों नहीं हो सकता है। अमेरिका में ये पॉइंट को वो छेड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि वो खुद उनका अभी भी एक ग्रीवेंस है कि 2020 को जो इलेक्शन हुआ था उनके मुताबिक वो कह रहे हैं वो जीते थे। तो ये पॉइंट को उलझा रहे हैं सही वो। तो समझ में आता है, लेकिन अमेरिका बार बार भारत के इलेक्टोरल प्रोसेस पर, रिजल्ट पर सवाल भी तो उठाता है। हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ। ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ये तारीफ को तारीफ की तरह मत देखिए, ठीक है ना। वो कहते पुरानी कहावत है ना, वंस बिटन ट्वाइस शाई। एक बार सांप से सांप काट लेता है तो धागा भी आपको सांप की तरह लगना चाहिए। ये देश ऐसा है, अगर ईवीएम और इलेक्शन के बारे में बोल रहा है तो आप मान के चलिए आने वाले समय में ये इलेक्शन कमिश्नर को टारगेट बनाएगा। ये इसके जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, ये काफी लंबा उनका जो जॉर्ज सोरोस से डीप स्टेट है, ये अभी उनका ध्यान इधर नहीं है। ये तारीफ नहीं है, ये सब ड्रामा चल रहा है। जम्मू कश्मीर में अगर उनका एनवॉय गया है, वो जाके वो स्निफिंग कर रहा है, वो स्निफर डॉग है। वो सब भाई कहाँ से हिंदुस्तान को कहाँ से हम दबाव डाल सकते हैं, कैसा यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर को रिवाइव कर सकते हैं। उनका दिमाग उल्टा काम कर रहा है। ये हिंदुस्तान को प्रगति करना वो देख नहीं पाएंगे। वो देखेंगे इतना बड़ा बड़ा रोड और रेलवे लाइन कैसे बना दिया, इतने हवाई जहाज। मेरे टाइम में बड़े मुश्किल से एक हवाई जहाज आता था एक दिन में। आज के दिन में लोग कह रहे हैं 50-60 हवाई जहाज या 100 के आसपास आ रहे हैं श्रीनगर वैली में। टूरिज्म का देखिए कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। तो इनका कोशिश है कैसे इकोनॉमी को उसको कैसे रोका जाए। हिंदुस्तान का 4.19 ट्रिलियन यूएस डॉलर का जीडीपी है। जो एक्सपर्ट्स है वो कह रहे हैं चाहे आप कितने भी प्रयास करो 2038 तक, अच्छा ये है नॉमिनल टर्म्स, पीपीपी टर्म्स में आपका 17.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर होता है। और लोग कहते हैं 2038 तक हम यूएस को ओवरटेक कर लेंगे। यूएस का आज के दिन में है करीब 32 ट्रिलियन यूएस डॉलर, चाइना का है 42 ट्रिलियन यूएस डॉलर पीपीपी टर्म्स में, हमारा है 17.7 ट्रिलियन। हम थर्ड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। और ये कह रहे हैं कि 2038 तक हम यूएसए को ओवरटेक के सेकंड पोजीशन में आ जाएंगे एज पर पीपीपी। ये नहीं चाह रहे कि हिंदुस्तान आगे जाए। ये अगर जा रहा है वहां देखने के लिए, वो तारीफ के लिए नहीं, ये अपना दिमाग और दिल के अंदर फोटो खींच के ले जा रहा है ताकि वो बांध सकता है यूएसए में काउंटर स्ट्रेटेजी बनाएगा। जम्मू कश्मीर को कैसे वो सब उसको चाबी लगाए ताकि प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट हो जाए। मैं एक सवाल आपसे बस एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर रही हूँ। यही बात मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बोली थी कि मैंने ये देखा है कि जो ऑब्जर्व किया है कि पिछले दिनों जो सर्जियो गोरे और पूरे ही भारत के अलग अलग स्टेट्स में बहुत एक्टिवली घूम रहे हैं। हम जानते हैं कि सर एक तरफ तो जॉर्डन ब्राउन और इस तरह के जो अमेरिकन एजेंट्स हैं वो पकड़े जा रहे हैं, और हम सर इस तरह से हम सर्जियो गोरे को पूरे देश में क्यों घूमने दे रहे हैं? नहीं, करेक्ट, ये बहुत अच्छा सवाल किया। ये प्रश्न मेरे मन के अंदर भी आ रहा था, गुस्सा भी आ रहा था कि इसको रोकना चाहिए। जिस चीज को देखिए सबसे बढ़िया तरीका होता है जो काउंटर स्ट्रेटेजी बनाते हैं। कश्मीर जैसे सर सेंसिटिव एरिया में हम वहां पे जा रहे हैं, और सबसे बढ़िया चीज है उनको देखने दो। उनके मन में अभी भी ये बिलीव नहीं हो रहा है कि इतना कैसे इंप्रूव हो सकता है 4 साल 5 साल 6 साल के अंदर, या 12 साल भी दे दो, कैसे हो सकता है। इतने सब कुछ प्रयास कर लिए, पूरा विश्व का सारे हाथ इधर लगा दिए। नरेंद्र मोदी ने क्या किया ऐसा कमाल, देख के उनको हजम नहीं हो रहा है। वो खुद अपने आंखों से देख के वो करना चाहते हैं, चाहे कितने भी कोशिश कर ले। ये जो चेनाब ब्रिज बना है ना, बहुत सरकार आए और चले गए, सब हाथ खड़ा कर दिए थे, नहीं बन पाएगा, लेकिन ये बना है, ट्रेन चलने लगी है, ठीक है ना। ये हजम नहीं हो रहा है, अभी मजबूरन उनको कहना पड़ रहा है कि इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है। अभी गले के अंदर हाथ डाल के उनको खींच के। पाकिस्तान के लिए सर बहुत बड़ा तमाचा है, वैसे जो भी है, चाहे जिस दिल से भी कहा, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा तमाचा है। पाकिस्तान बहुत हिल जाएगा इससे टेम्पररी सेटबैक होगा उनके लिए। वो काफी शोर गुलावा करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये बड़ा गेम खेला जा रहा है। बड़ा गेम क्या है? बड़ा गेम है गेम ऑफ यूरेशिया। ये एक अलग जियोपॉलिटिकल चैप्टर है। जियोपॉलिटिकल चैप्टर में इतना कम समय में कवर नहीं कर पाऊंगा, और वो धीरे धीरे यूरेशिया में यूरोप लेस वेस्टर्न यूरोप प्लस आपका रशिया प्लस ईस्ट एशिया का जो चाइना है, और उसके 3-4 देश है, साउथ कोरिया, जापान, इस तरह साउथ ईस्ट एशिया,
और साउथ एशिया, ये पूरा मास आता है। इसमें आपका 60 to 68%, बोलते हैं 70% के करीब करीब विश्व का जीडीपी यहीं पे है, ठीक है ना। इकोनॉमी, पॉपुलेशन आपका 65 to 66% पॉपुलेशन यहीं पे है। मिनरल्स 68 to 7 सॉरी 86% मिनरल्स यहीं पे, रेयर अर्थ एलिमेंट यही सब भरा हुआ है। अगर कोई देश को आगे कोई बढ़ के कोई सुपर पावर स्टेटस को बरकरार रखना चाह रहा है या बढ़ना चाह रहा है, प्रीडोमिनेट करना चाहता है, तो ये यूरेशिया में डोमिनेट करना निहायत आवश्यक है। और यूरेशिया में आप अगर देखोगे, एशिया एक महत्वपूर्ण एक मैसिव है, और एशिया के अंदर एक देश है हिंदुस्तान, चाहे कितने भी कोशिश कर ले, हिंदुस्तान जो है वो फेल होने के लिए वो रिफ्यूज कर दिया है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। आप कुछ भी कोशिश कर लीजिए, हिंदुस्तान को कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे आप कितने भी, थोड़ा सा टेम्परेरी सेटबैक होगा, जैसे मैं बताता था 4.19 ट्रिलियन डॉलर जो है 5 ट्रिलियन, हमें 60 साल लग गया था, 67 years टू बिकम 60 years, 2007 तक 1 ट्रिलियन, 7 साल के अंदर 2014 तक 2 ट्रिलियन बने, 2019 तक 3 ट्रिलियन बने, 19 के बाद हम उम्मीद कर रहे थे कि 2020 या 22 तक 4 ट्रिलियन बन जाएगा, पेंडेमिक के वजह से थोड़ा सा देरी हो गया, 4.19 अभी बने। इस साल के एंड तक या अगले साल के एंड तक आपका 5 ट्रिलियन कोई रोक ही नहीं सकता है। उसके बाद पैसा जितना बड़े रकम का होता है उतना तेजी से मल्टीप्लाई करता है। इसलिए यूएस का डर है कि यही एक टाइम है उसको रोकना है। अगर रोकेंगे, डिले कर सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते हैं परमानेंटली। बस इतना ही मैं कहूँगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, धन्यवाद।